हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। क्या पढ़ना है? साउंड। बेसिक्स बातें हमने कर ली है ना। अब हम लोग जो है थोड़ा सा आज एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, बट इसके बावजूद उसे हमें पढ़ना है ना। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, बट समझना है चीज़ों को। तो कंसेप्ट क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में पढ़ना है। अब ये है क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को अगर हम ध्यान से देखें, है ना, तो मेनली हम लोग तीन कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। पहला है लाउडनेस, दूसरा है पिच एंड तीसरा है क्वालिटी, जिसको हम लोग टिम्बर भी बोलते हैं। तो ये तीन के बारे में ही मेनली हमें अच्छे से पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे भी आज इसके बारे में, है ना। एक्चुअली बच्चा, ये लाउडनेस, ये पिच और ये क्वालिटी, अगर तुम इन तीनों को ध्यान से पढ़ोगे और देखोगे तो ये ना, इन सबको हम लोग सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चा? सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। अब ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है भाई? एक नया टर्म आया है ना। तो हम लोग ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, इंटेंसिटी, है ना, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये सब पढ़ते हैं। इन सबको कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं? इन सबको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहां पे सबसे पहले ये लाउडनेस, ये पिच और ये क्वालिटी को हम लोग सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी बोले, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं या जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी में आता है इंटेंसिटी, आती है फ्रीक्वेंसी, आती है ना। इन सब को हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं बच्चा जिसको हम लोग मेजर करते हैं, या ये बोलो जो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करती है। जो चीज पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करती है, उन सबको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे इंटेंसिटी का वैल्यू है, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेजर करना हो तो चाहे मेरे लिए हो या किसी और के लिए हो, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी सबके लिए सेम होगा। लेकिन जो लाउडनेस है, जो पिच है, जो क्वालिटी है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। हो सकता है कि कोई साउंड मेरे लिए काफी लाउड हो जाए और किसी के लिए हो सकता है वो एक नॉर्मल साउंड की तरह बिहेव करता है। मतलब ईयर की सेंसिटिविटी पे भी लाउडनेस डिपेंड करता है। अब कोई आदमी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, नॉल चलती हैं, तो आप देखोगे ना कि उसको ना धीरे से बोलने पे कुछ सुनाई नहीं देता है। क्यों नहीं सुनाई देता है भाई? क्योंकि उसकी ईयर की सेंसिटिविटी घट जाती है। लेकिन अगर एक आदमी ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पे कोई लाउड नॉइज वगैरह ज़्यादा नहीं आता है, तो उसकी ईयर की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है। तो दोनों आदमी को मैंने एक ही साउंड दिया, लेकिन एक बोला भाई क्या कर रहा है, मतलब वो डिस्टर्ब हो गया, और एक आदमी बोला हाँ बोलो क्या बोल रहा है, मतलब ही इज लाइक वेरी नॉर्मल, और एक आदमी परेशान हो गया। तो कहने का मतलब है ये जो लाउडनेस है, ये डिपेंड करता है कि मतलब ईयर की सेंसिटिविटी कैसी है ना। तो ये जो क्वालिटीज है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी जिसका मतलब जो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, इसका एक यूनिक वैल्यू आप नहीं बोल सकते हो। लेकिन इन सब ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज की
ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी का एक यूनिक वैल्यू हम बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यू बोलते हैं, इंटेंसिटी की बात करते हैं। अब चूंकि इंटेंसिटी यहाँ लिखी दी है तो थोड़ा सा इंटेंसिटी की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है ये आपको साउंड में बहुत जगह काम आती है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड थी, लाउडनेस, पिच, क्वालिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी की भी बात समझ में आ गई। सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी की बात हम लोग करते हैं, दोज प्रॉपर्टीज विच varies person to person, पर्सन टू पर्सन वैरी करती है ना। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी लाइक जिसका एक यूनिक वैल्यू होता है, दोज प्रॉपर्टी विच हैज अ वेल डिफाइंड वैल्यू, है ना, जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड नहीं करती है ना। खूब बढ़िया से बात समझ में आती है। अब अगर हम बात करते हैं तो इंटेंसिटी की बात करते हैं, है ना। अब इंटेंसिटी क्या है बच्चा, इंटेंसिटी को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, आप लोगों से बार बार पूछा भी जाता है। तो इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इसको बहुत खूबसूरत से पहले लिख देते हैं, इंटेंसिटी, है ना। अब ये इंटेंसिटी क्या है, जैसे देखो होता क्या है, मान लो ये अगर एक सर्टेन एरिया है, अब अगर इसमें सपोज करो ऐसे एनर्जी गिर रही है परपेंडिकुलरली, अगर ऐसे एनर्जी गिर रही है ना, अगर इस पे एनर्जी गिर रही है तो हम इंटेंसिटी जो डिफाइन करते हैं वो डिफाइन कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको। इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है पावर पर यूनिट एरिया। पावर मतलब बच्चा एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना। तो इंटेंसिटी जो है ना बच्चा, वो हमें बेसिकली रिश्ता वो जो रिलेशनशिप है कि अगर मान लो किसी सर्टेन एरिया पे अगर एनर्जी गिर रही है, अगर सर्टेन एरिया पे अगर एनर्जी हमें गिर रही है तो यूनिट एरिया में जो एनर्जी पर सेकंड गिर रही है, ध्यान से देखो यहां पे क्या है, टी टाइम में ई एनर्जी गिरी ए एरिया में, टी टाइम में ई एनर्जी फॉल्ट हुई कितने एरिया में, ए एरिया में। तो इंटेंसिटी कैसे होगी बच्चा, इंटेंसिटी होगा ई डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय ए, है ना। मैं फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इंटेंसिटी को, कि अगर मान लो कि अगर इस एरिया में ई एनर्जी फॉल की कितने टाइम में, टी टाइम में, कितना एरिया है, ए एरिया है, तो इंटेंसिटी बोला जाता है कि अगर टी टाइम में ई जूल है तो यूनिट टाइम में कितना होगा, ई बाई टी, है ना, ई बाई टी। अच्छा, ये जो टी टाइम में ई जूल तो यूनिट टाइम में ई बाई टी जूल, यानी अगर ए मीटर स्क्वायर में कितना जूल, ई बाई टी जूल, या इसको ई बाई टी को हम लोग वॉट भी बोलते हैं, पावर हो गया ना, तो यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, ई बाई टी इंटू ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी, है ना। इसका क्या होता है, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट ये होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होता है बच्चा, वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना। देखो होता क्या है, पावर जो होता है वो जब हम पावर की बात करते हैं तो वहां पे एरिया की चर्चा नहीं होती। जैसे मैंने बोला कि पावर जो है वो 100 वॉट है, अब वो 100 वॉट 2 मीटर स्क्वायर में है कि 10 मीटर स्क्वायर में है। हो सकता है कि अगर मान लो मैंने बोला कि यहाँ 100 वॉट गिर रही है, वहां 200 वॉट गिर रही है, तो हो सकता है 100 वॉट हो सकता है 4 मीटर स्क्वायर में होगा, हो सकता है 200 वॉट 1 मीटर स्क्वायर में होगी।
तो रियलिटी में अगर ध्यान से देखोगे तो जब हम पावर की बात करते हैं तो वहां पे एरिया, कितने एरिया में वो फॉल डाउन हो रहा है, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ये भी आता है कि वो जो इंटेंसिटी के साथ ये भी जुड़ जाता है कि वो जो एनर्जी है उसका रेट क्या है, ये तो आता ही आता है, साथ ही साथ ये भी बात आती है कि वो कितने बड़े एरिया में गिर रही है। अगर ज्यादा बड़े एरिया में गिर रही है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हो सकता है कि 100 वॉट यहां का भी पावर हो सकता है 100 वॉट यहां का पावर हो, दोनों जगह का पावर सेम हो सकता है इंडिया में भी 100 वॉट गिर रहा होगा और पाकिस्तान में भी 100 वॉट गिर रहा होगा, लेकिन अब पाकिस्तान में 100 वॉट जो है वो 4 मीटर स्क्वायर में गिर रहा है और इंडिया में 100 वॉट जो है वो 1 मीटर स्क्वायर में गिर रहा है। तो इंटेंसिटी अगर तुम देखोगे तो दोनों जगह का पावर क्या है, सेम है, लेकिन इंडिया की इंटेंसिटी देखोगे तो 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो गया और पाकिस्तान की इंटेंसिटी अगर देखोगे तो 100 वॉट बाई 4 यानी 25 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है कि पावर के लेवल पे इंडिया पाकिस्तान सेम है, लेकिन इंटेंसिटी के लेवल पे देखोगे तो इंडिया और पाकिस्तान का अगर देखोगे तो एक जगह की इंटेंसिटी ज्यादा है, इंडिया की इंटेंसिटी ज्यादा है और पाकिस्तान की इंटेंसिटी कम है। ये पाकिस्तान इंडिया बीच में घुस जाता है, अब हम क्या करें, तो परेशान नहीं होना इसके लिए, है ना। तो ये इंटेंसिटी की बात होती है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं से भी कभी भी एनर्जी अगर कहीं से पास कर रही है, किसी एरिया पे एनर्जी गिर रही है या एनर्जी कभी पास कर रही है किसी रीजन से, तो वहां पे इंटेंसिटी की बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट इंटेंसिटी wherever energy is passing through a region. We can talk about intensity wherever energy is passing through a region, है ना। हम लोग लिख सकते हैं कि we can talk about intensity, we can talk about intensity wherever energy is passing through a region. Energy is passing through a region, है ना। अब अगर सपोज करो कि कभी वेव किसी रीजन से जा रहा है, वेव मतलब क्या होता है, वेव मतलब एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना। तो अगर कभी वेव पास करता है बच्चा, तो वेव की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब ये कैसे आया इसके बारे में क्लास 11th में जानेंगे, लेकिन अगर वेव किसी जगह से पास कर रहा है, इफ अ वेव इज पासिंग थ्रू अ रीजन देन इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, if a wave is passing through a region, 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 then intensity at a point, then intensity at a point, then intensity at a point is क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ए क्या है बच्चा, ए क्या है बच्चा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एफ क्या है बच्चा, फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी। एंड रो क्या है बच्चा, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, है ना। तो है ना, ऑल्दो इंटेंसिटी जो होता है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है, लेकिन अगर वेव के केस में
उसी डेफिनेशन से एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से ही ये निकाल के लाया गया था। तो किसी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो उस पॉइंट पे जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डेंसिटी ऑफ द मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ये तीन फैक्टर आते हैं, लेकिन होता क्या है कि यूजुअली जब हम कंपेयर करते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाता है, जब भी हम लोग इंटेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाता है, एक ही मीडियम है तो दोनों में रो ही फैक्टर होता है। मैक्सिमम टाइम में फ्रीक्वेंसी वाला जो फैक्टर आता है, हम अगर कुछ नहीं बोला हुआ है, अगर कभी आपको कुछ नहीं बोला हुआ है तो ये मान लेना है कि दोनों ही साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो यू हैव टू अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द साउंड इज सेम। कंपैरिजन के लिए हम लोग हमेशा एम्पलीट्यूड का यूज करते हैं, है ना। ऑल्दो ये तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई बच्चा? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? मिटा दूं मैं? जैसे कि मान लो एक वेव किसी रीजन से पास कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम हमने दे दिया है ना। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है ना। दो वेव पास कर रहा है और दोनों का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है। ये वेव 1 है, ये वेव 2 है ना। आपको बताना है कि I1 बाई I2 का I1 बाई I2 इक्वल टू व्हाट। पहला ऑप्शन है 4:3, दूसरा ऑप्शन है 1:4, तीसरा ऑप्शन है 4:1, डी है नन ऑफ दीज। Two waves are passing through a region. Two waves are passing through a region. Two waves are passing through a region, है ना। Their displacement time graph is shown in figure. Find out I1 by I2। आपको I1 by I2 का रेशियो बताना है। I1 by I2 का रेशियो बताना है। देखो पहले बना लो, है ना। इंटेंसिटी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अब अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों वेव जो है एक ही मीडियम में, मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं इसको तीनों को क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, F स्क्वायर, रो, A स्क्वायर, F स्क्वायर, रो। अब अगर चीजों को ध्यान से देखोगे तो रो दोनों का तो सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों तो एक ही मीडियम में जा रही है। और अल्टीमेटली अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ अगर नहीं बोला हुआ है, ऐसे यहां दिखाई भी दे रहा है कि दोनों का टाइम पीरियड क्या है,
इसके लिए भी टाइम पीरियड और दोनों का टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं ना। टाइम पीरियड दोनों का क्या है, सेम है, तो दोनों के लिए दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम है। बोथ द वेव्स हैव सेम टाइम पीरियड। तुम लोग को पता है, मैंने बोला था कि 9th आईसीएसई का लेक्चर नंबर 2 जाने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से यू विल बी एबल टू गेट व्हाट, यू विल बी एबल टू गेट टाइम पीरियड, यू विल बी एबल टू गेट व्हाट, टाइम पीरियड, है ना। तो फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2 सेंटीमीटर, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, I1 बाई I2। चूंकि रो और एफ तो सेम है, तो I1 is to I2 क्या लिखोगे, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। A1 कितना है बच्चा, 2 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, इसका मतलब 4:1। यानी ऑब्वियसली विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, सी, है ना। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, सी, है ना। मैंने आप लोगों को 9th आईसीएसई का साउंड का लेक्चर नंबर 2 में बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि एक वेव के कॉरस्पॉन्डिंग आप 2 टाइप के ग्राफ बना सकते हो। एक ग्राफ बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक ग्राफ बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम किसी पार्टिकल का बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ हम बहुत सारे पार्टिकल का पोजीशन एक पर्टिकुलर टाइम पे दिखाते हैं। दोनों ग्राफ से क्या निकाला जा सकता है, क्या नहीं निकाला जा सकता है, इसके बारे में हमने खूब ढेर सारी बातें आपसे की थी। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं उसको रिपीट करूंगा, तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं बताने वाला नहीं, पागल समझ रखा है क्या, एक ही चीज को लेके मैं 10 बार भौंकता रहूंगा। तुम लोग अपना जाके और वीडियो रिवाइज कर लेना, है ना। गुड, बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गया, है ना। मिटा देता हूं। वही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ है, ये 0 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 10 है, सॉरी 12 है, और ये मान लो 4 सेंटीमीटर है ना। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है। एक और वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है ना। ये 0 है, ये 4 है, ये सॉरी 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, सॉरी 0 2 4 6 8 10 12 है ना। ये आपको 2 वेव, ये वेव 1, ये वेव 2, ये मान लो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, है ना। किसी रीजन से 2 वेव पास कर रहे हैं, है ना। इन अ रीजन 2 वेव्स आर पासिंग। आपको बताना है I1 बाई I2 का रेशियो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 1:2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, है ना। किसी रीजन से
किसी रीजन से ये दो वेव पास कर रहे हैं, है ना, आपको क्या बताना है, किसी रीजन से अगर दो वेव पास कर रहे हैं तो हर पॉइंट से ये दोनों वेव पास करेंगे, तो आपको किसी पॉइंट पे दोनों का इंटेंसिटी बताना है, किसी पॉइंट पे दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। क्या बताना है बच्चा? किसी पॉइंट पे दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या बढ़िया से सोचो और बनाओ, है ना। अब अगर ध्यान से देखोगे बच्चा तो तुम लोग को मैंने बताया था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो, है ना। तो यहां से अगर I1 की बात किया जाए तो A1 स्क्वायर F1 स्क्वायर रो बाई I2 क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर F2 स्क्वायर रो और रो क्या हो गया, कट गया, क्योंकि दोनों तो एक ही रीजन से पास कर रहा है, दोनों तो एक ही मीडियम में फ्लो पास कर रहा है, तो रो और रो कट जाएगा। इसका A1 अगर ध्यान से देखोगे तो 4 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, और अगर इसका टाइम पीरियड अगर देखोगे तो 8 है और इसका टाइम पीरियड 4 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर x होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2x होगी। अरे बाबा, इसका टाइम पीरियड, इस ऊपर वाले वेव का टाइम पीरियड 8 सेकंड है, नीचे वाला वेव का टाइम पीरियड 4 सेकंड है, तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड। तो इसको अगर हम x स्क्वायर मानोगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, 1:1, है ना। तो रियलिटी में आप लोग अगर सोच पा रहे होगे तो 4 का स्क्वायर बाई 1, यानी अल्टीमेटली ऐसे अगर सिर्फ एम्पलीट्यूड पे जाते तो 4 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, इसका मतलब 4:1 आता। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी को भी काउंट करोगे तो फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के बाद जो आएगा वो 1:1 आएगा। क्या आएगा बच्चा, 1:1 आएगा, है ना। लेकिन आप लोगों के जो बुक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, आप लोगों के जो बुक्स के क्वेश्चंस होते हैं बच्चा, वो हमेशा ध्यान रखना कि आप लोगों के बुक्स में जो 95% क्वेश्चंस आते हैं वहां पे फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, दोनों ही वेव की जब कंपेयर करोगे तो फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। अब फ्रीक्वेंसी सेम होने से, क्योंकि वो एक ही मीडियम में होती है, तो रो वाला भी फैक्टर सेम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी वाला भी फैक्टर सेम हो जाता है। तो आपके लिए जो फ्रीक्वेंसी का जो कंपैरिजन के लिए यूज होता है I1 बाई I2, वो क्या होता है बच्चा, A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, है ना। If frequency and medium of the wave will be same, if frequency and medium of both the wave will be same, if frequency and medium of both the wave will be same, both the wave will be same, है ना। if frequency and medium of both the wave will be same, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मिटा दूं मैं, देखो मैंने जो तुम्हें फॉर्मूला दिया है कि अगर मान लो इस रीजन से वेव फ्लो कर रहा है, इस रीजन से अगर वेव फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट की इंटेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस जगह, यहां पे एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर की एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मीडियम की, है ना। मतलब अगर कोई वेव ऐसे फ्लो कर रहा है तो, है ना, इस पॉइंट की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मतलब जिस पॉइंट की भी इंटेंसिटी निकालना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। एक बात और समझने की जरूरत है बच्चा, मिटाता हूं मैं। अगर मान लो कि एक
पॉइंट सोर्स है, क्या है बच्चा, पॉइंट सोर्स है ना, जिसकी पावर क्या है, P। पावर P कहने का मतलब है, पावर P कहने का मतलब है एनर्जी emitted in 1 second will be equal to P joule, will be equal to P joule। अब क्या बचा, ये एनर्जी एमिट कर रहा है, यहां पे इंटेंसिटी निकालनी है। अब यहां पे इस पॉइंट की इंटेंसिटी निकालनी है, तो मेरी बात समझना, देखो ये जो चीज मैंने बताया था कि अगर मान लो किसी रीजन से वेव पास कर रहा है तो इस पॉइंट की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ है। ये लेकिन एक अलग कहानी है। इस कहानी में क्या है कि यहां पे एक पॉइंट सोर्स है, इस कहानी में सोर्स कौन है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस कहानी में सोर्स कहां है बच्चा, यहां पे है और एक पॉइंट सोर्स है। अगर इस पॉइंट सोर्स से r डिस्टेंस पे अगर तुम्हें इंटेंसिटी निकालनी है तो, और अगर उस पॉइंट सोर्स की पावर P है, पावर P होने का मतलब एनर्जी एमिटेड इन 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू P जूल। इस पॉइंट की अगर इंटेंसिटी निकालनी है तो देखो, तो मुझे इस पॉइंट की इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन इंटेंसिटी निकालने के लिए तो मुझे एरिया चाहिए। भले ही मुझे इस पॉइंट की इंटेंसिटी निकालनी है, भले ही मुझे इस पॉइंट की इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन मुझे एक एरिया चाहिए। एरिया कैसा एरिया वैसा एरिया लेना पड़ेगा जिस एरिया के हर पॉइंट की इंटेंसिटी इस पॉइंट की इंटेंसिटी के बराबर है। तो अगर मान लो मैं यहां पे एक स्फीयर ले लूं, अगर मैं यहां पे एक स्फीयर ले लूं, अगर मैं यहां पे स्फीयर ले लूंगा तो इस स्फीयर के हर पॉइंट की इंटेंसिटी इस पॉइंट की इंटेंसिटी की बराबर होगी। इस स्फीयर के हर पॉइंट की इंटेंसिटी इस पॉइंट के इंटेंसिटी के बराबर होगी। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस पूरे एरिया पे कितना पावर फॉल करेगा, क्योंकि अगर यहां से P जूल एनर्जी निकलेगी 1 सेकंड में तो यहां पे भी कितनी जूल एनर्जी फॉल करेगी, P जूल ही फॉल करेगी। तो इंटेंसिटी की बात करोगे तो P है ना, क्योंकि ये तो P तो पावर है। अगर यहां से 1 सेकंड में P जूल तो यहां पे भी कितना एनर्जी गिरेगा, P जूल 1 सेकंड में। तो P इंटू P/1 इंटू एरिया, एरिया कितना है बच्चा, एरिया जो है वो 4 पाई r स्क्वायर है, यानी P/4 पाई r स्क्वायर है ना। इसका मतलब है कि जैसे जैसे तुम दूर जाओगे तुम्हारी इंटेंसिटी क्या होगी, वो घटते चली जाएगी। P/4 पाई तो कांस्टेंट है, बाकी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर हो गया, बाकी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या, बाकी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चा, अरे बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहां से एक चीज और निकल के आती है कि अगर कोई पॉइंट सोर्स होता है तो उसकी इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक पॉइंट सोर्स की वजह से इंटेंसिटी जो होगी वो इस पॉइंट सोर्स से r डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी होगी वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बच्चा इसको मिक्स कर देता है। यहां पे कहानी थी कि अगर किसी रीजन से वेव प्रोपगेट कर रही है, तो अगर किसी रीजन से वेव प्रोपगेट कर रही है तो किसी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो इस पॉइंट के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहां पे कहानी क्या है कि एक पॉइंट सोर्स है, उस पॉइंट सोर्स से r डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/r स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी r स्क्वायर के। मेरी बात समझ में आनी चाहिए, दोनों जगह की बातें क्लियर होनी चाहिए। कहीं मैं ये वाला यूज करूंगा, कहीं मैं ये वाला यूज करूंगा, बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है। लेकिन दोनों जो मैं बता रहा हूं दोनों कहानी अलग अलग जगह की है।
एक कहानी जो है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली, एक कहानी है जहां पे एक पॉइंट सोर्स है, उस पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी है वो मैंने निकाला है, डराइव किया है कि ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे कोई पॉइंट सोर्स पहले से पता नहीं है, बस इतना दिया हुआ है कि इस रीजन से वेव पास करेगी, तो वेव पास करेगी, इस पॉइंट की इंटेंसिटी निकालने के लिए इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड ले लो, इस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी ले लो, इस पॉइंट की डेंसिटी ले लो, काम खत्म हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? तो कभी कभी हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, कभी हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। आपको पता चलना चाहिए कि कहानी में कब कौन सा चीज मुझे यूज करना है। बाद में पढ़ोगे समझ में आएगा, तो बहुत सारी चीजें इन दोनों को भी हम लोग रिलेट करते हैं, लेकिन अभी तत्काल के लिए रिलेट करने की जरूरत नहीं है। दोनों को इंडिपेंडेंटली देखना है कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर इस पॉइंट की इंटेंसिटी निकालनी थी तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें एरिया चाहिए, हमें कैसा एरिया चाहिए, तो मुझे इस पॉइंट की इंटेंसिटी निकालनी है तो एक ऐसा एरिया लेना था जो एरिया, जिस एरिया के हर पॉइंट की इंटेंसिटी इसके बराबर होगी। मुझे एक ऐसा एरिया लेना था जिस एरिया के हर पॉइंट की इंटेंसिटी इस पॉइंट के बराबर होगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्फीयर ले लिया। स्फीयर लेने के साथ ही ये क्या हो गया, इस स्फीयर के हर पॉइंट की इंटेंसिटी इसके बराबर हो गई। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस पूरे स्फीयर पे कितना पावर है, मतलब कितना एनर्जी एक सेकंड में अगर फॉल कर रही है, तो अगर यहां की अगर सोर्स जो है वही पी वॉट का है तो यहां से पी जूल एनर्जी निकलेगी एक सेकंड में, तो इस एरिया पे भी एक सेकंड में कितनी एनर्जी गिरेगी, पी जूल ही गिरेगी। तो पी जूल एक सेकंड में, तो यूनिट एरिया पे क्या हो गया, P/1 × 4πr स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो इंटेंसिटी जो आया वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी जो आया वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मेरी बात क्लियर होगी बच्चा? क्या ढंग से मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ ना बोलो, यस सर। ओके, तो ये सब बातें हैं, ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए है ना, तो रियलिटी में इंटेंसिटी एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है बच्चा? ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। लेकिन लाउडनेस एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। लाउडनेस जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। लाउडनेस जो होता है पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हो सकता है कि एक ही साउंड दो अलग अलग आदमी को सुनाओगे तो दोनों को अलग अलग लाउडनेस होगा। क्यों लाउडनेस अलग होगा बच्चा? क्योंकि दोनों की ईयर की सेंसिटिविटी क्या होती है, दोनों की ईयर की सेंसिटिविटी जो होगी वो अलग अलग है। दोनों की ईयर की सेंसिटिविटी अलग अलग है, तो एक ही साउंड को दो आदमी को सुनाने पे दोनों को लाउडनेस क्या सुनाई देगा? सेम सुनाई देगा, अलग अलग सुनाई देगा? अलग अलग सुनाई देगा। दूसरी बात है कि अगर मैं यहां पे ये जो सेंसिटिविटी जो होती है ना बच्चा, वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बच्चा? जो ये हमारी जो सेंसिटिविटी जो होती है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग होती है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमारी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमारी सेंसिटिविटी कम हो। कहने का मतलब ये है, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इवन मैं एक ही साउंड को दो आदमी को भी सुना दूं, एक ही साउंड है, एक ही साउंड दो आदमी सुनने के बावजूद भी दोनों का लाउडनेस सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों के लिए जो सेंसिटिविटी है वो अलग अलग होगी। दोनों की सेंसिटिविटी जो है अलग अलग होगी। एक के लिए जो है, एक की ईयर की सेंसिटिविटी अलग है, दूसरे की ईयर की सेंसिटिविटी अलग है। ईयर की जो सेंसिटिविटी होती है वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ईयर की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? लेकिन इसके बावजूद अगर मान लो फिर भी लाउडनेस की बात किया जाता है, ऑल्दो लाउडनेस
नहीं निकाला जाता है। लेकिन मान लो कि फिर भी लाउडनेस को हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा साउंड ज्यादा लाउड है, कौन सा साउंड कम है। तो देखो ये बोला जाता है कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर ड्रम इन यूनिट टाइम इन एट यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या है बच्चा? जो ईयर ड्रम जो है 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी रिसीव करेगा यूनिट एरिया में, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो लाउडनेस जो होता है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी रिसीव करोगे उतनी ही ज्यादा लाउडनेस होगी। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो के। तो लाउडनेस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रो के। जैसे इंटेंसिटी ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वैसे ही लाउडनेस ऑफ अ साउंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, है ना। हमारे लिए मेनली जो होता है लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। देखो मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है वो इसी तरह से एक्सप्लेन किया है कि आप इंटेंसिटी की वाया ही एम्पलीट्यूड को समझे कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो कोई नया चीज नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। और अगर ध्यान से देखोगे तो लाउडनेस बोला जाता है किसी साउंड के लिए, किसी लाउडनेस जो होता है वो बोला जाता है 1/r² के इनवर्स, मतलब r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अभी मैं बताएं कि इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो लाउडनेस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये याद है ना, ये वाला कंडीशन कब यूज करते हैं, ये वाला कब लगाते हैं? ये वाला लगाते हैं कि अगर तुम्हें कोई सोर्स दे दिया जाए, अगर एक पॉइंट सोर्स दे दिया जाए, उस पॉइंट सोर्स की वजह से अगर r डिस्टेंस पे अगर इंटेंसिटी निकालनी हो तो क्या बोलते हैं अच्छा कि इंटेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो लाउडनेस विल ऑल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो जैसे कि जो कौन कौन सा फैक्टर लाउडनेस को अफेक्ट करता है, तो लाउडनेस को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर होता है वो होता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है बच्चा? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। लाउडनेस को अफेक्ट करने वाला होता है सोर्स से उस पॉइंट का डिस्टेंस, सोर्स से उस पॉइंट का डिस्टेंस। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? और अगर ध्यान से देखोगे तो लाउडनेस जो होता है कि अगर मान लो जो सोर्स है, अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर सोर्स है, अगर वाइब्रेटिंग एरिया बढ़ा दे, वाइब्रेटिंग एरिया बढ़ाएंगे तो ज्यादा एनर्जी निकलेगा। किसका एरिया बढ़ाने की मैं बात कर रहा हूं? सोर्स जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, अगर उसकी एरिया बढ़ा देंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो अल्टीमेटली मेरे लिए लाउडनेस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मेरे लिए लाउडनेस भी क्या होगा बच्चा? ज्यादा होगा। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत होती है ना। तो फंडा क्या है बच्चा कि लाउडनेस के बारे में हमने बात कर दिया कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये पॉइंट सोर्स मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वाइब्रेटिंग बॉडी, जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो उतनी ही ज्यादा लाउडनेस होगी। फिर उसके बाद बच्चा लाउडनेस जो होता है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर डेंसिटी ऑफ द मीडियम ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो लाउडनेस ज्यादा होगा। उसके बाद बच्चा अगर मान लो कि कोई वेव आ रहा है
किसी रीजन में वेव आ रहा है और वहां पे रेजोनेटिंग बॉडी प्रेजेंट है, मतलब अगर वहां पे कोई ऐसा बॉडी है जो रेजोनेट कर सकता है, रेजोनेटिंग बॉडी प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, वो जो एम्पलीफाई हो जाता है, वो जो साउंड होता है वो क्या होता है बच्चा, एम्पलीफाई हो जाता है। एम्पलीफाई होगा तो अल्टीमेटली हमारे लिए लाउडनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। हमारे लिए लाउडनेस क्या होगा बच्चा, ज्यादा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? ओके, सब सारी बातें हैं। जैसे मान लो अगर मैं 2 वेव दे देता हूं, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। L1/L2 बताना है, L1/L2 बताना है। ABCD जल्दी से बनाओ, ध्यान से देखोगे तो इस केस में L1/L2 क्या होता है, A1/A2 का होल स्क्वायर। A1 क्या हो गया बच्चा, 2²/1² हो गया 4:1। क्या होगा बच्चा, 4:1। क्या होगा बच्चा, 4:1। क्लियर है क्या? उसी तरह से एक और प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पिच। पिच किसको कहते हैं बच्चा, देखो पिच का क्या है, ये भी एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। ये श्रिलनेस को बताती है। अगर कोई चीज बहुत श्रिल सुनाई दे रही है, इसका मतलब हम लोग बोलते हैं उसका पिच ज्यादा है। क्या बच्चा, पिच ज्यादा है। और पिच जो होता है रियलिटी में पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका पिच उतना ही ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा उसका पिच होगा, है ना। जैसे कि अगर मैं ध्यान से दे दूं कि मान लो अगर यहां पे अगर ऐसे 2 साउंड दे दिया, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है ना, है ना। एक और वेव है, उसका डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है। ये वेव 1 है, ये वेव 2 है। तो ध्यान से देखोगे तो किसकी पिच ज्यादा है, वेव 1 वेव 2, किसकी पिच ज्यादा है, हुज पिच विल बी हाई, वेव 1 वेव 2। ध्यान से देखो तो इस केस में ये टाइम है, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड कम है, इसका टाइम पीरियड कम है, इसका टाइम पीरियड ज्यादा है। इसका टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कम है और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब वेव 1 pitch will be more compared to wave 2. Wave 1 pitch will be more compared to wave 2. देखो बात बहुत समझने की जरूरत है कि पिच का जो एस्पेक्ट है ना वो श्रिलनेस से जुड़ा होता है। जितना ज्यादा पिच हाई होगा उतना ही ज्यादा उसका, उतना ही वो श्रिल होगा, है ना बच्चा। उसके बाद एक और आती है क्वालिटी। क्वालिटी का क्या है, देखो मेरी बात समझो। क्वालिटी में जैसे क्वालिटी का अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आप बनाते हो,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हो और ऐसे स्मूथ पैटर्न बना देखते हो, है ना, अगर ऐसे स्मूथ ग्राफ देखते हो, ऐसे स्मूथ, ये मोनोटोन होता है, मतलब यहां पे सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ और ऐसा हो गया, मतलब आप देख रहे हो कि यहां पे स्मूथनेस नहीं है, लेकिन देखो जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो सेम है, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो सेम है। अच्छा, तो ये कोई नॉइज नहीं है, ये भी एक म्यूजिक का ही पार्ट है। म्यूजिक जो होता है बेसिकली वहां पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, मतलब बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मिलकर के जो वेव बनाती है उसको हम लोग म्यूजिक बोलते हैं। वहां पे सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेव वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है। ये सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसका है? जहां पे ढेर सारी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा, मतलब कुछ भी एक आर्बिट्ररी पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ये किसका है बच्चा? नॉइज का है। देखो मतलब पैटर्न कर्व होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ सकता है, लेकिन इसका जो रिपीटेशन होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। मतलब यहां हुआ तो फिर यहां हुआ तो फिर यहां हुआ, लेकिन नॉइज में क्या है कि कुछ भी हो रहा है, कुछ पता नहीं है, मतलब कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपको रिसीव हो रहा है तो उस वेव को हम लोग नॉइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? नॉइज बोलते हैं। लेकिन इसको हम लोग म्यूजिक बोलते हैं। इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, इसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव के सुपर इंपोज करने के बाद जो वेव हमें मिलता है उसको हम लोग म्यूजिक बोल सकते हैं। लेकिन अगर उसका कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं होता है, एक आर्बिट्ररी तरीके से वो वैरी करती है, तो वो नॉइज बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चा? नॉइज बन जाती है। लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। लाउडनेस हमारे लिए तब प्ले होता है जब दो साउंड का पिच एंड क्वालिटी सेम हो जाए, तो हम लोग जो साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लाउडनेस के बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर पिच की बात करें, लाउडनेस एंड क्वालिटी सेम हो जाए तो हम लोग डिस्टिंग्विश पिच के बेसिस पे कर सकते हैं। लाउडनेस एंड पिच सेम हो जाए तो हम लोग डिस्टिंग्विश क्वालिटी के बेसिस पे कर सकते हैं। इस तरह से बातों को अगर आप देखिएगा तो रियलिटी में अगर ये तीनों क्वालिटी, तीनों कैरेक्टरिस्टिक किसी साउंड का सेम होने पे, अगर हमारे लिए तीनों कैरेक्टरिस्टिक किसी साउंड का सेम हो जाए तो वी विल टेल देम कि द बोथ द साउंड्स आर सेम। लेकिन अगर एक भी वैरी करेगी तो वी विल से दैट कि द साउंड्स आर डिफरेंट। तो ये सब सारी बातें हैं, है ना। तो छोटा सा चैप्टर था, खत्म हुआ, है ना। साउंड आप लोग का खत्म हो चुका है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। आज के लिए इतना ही। टाटा बच्चा लोग, बाय।